Hi everyone, welcome to the channel Simple Concepts. I'm Rashmita, your educator for the subject history, and in this particular lesson we are going to talk about English foothold in India. सो बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि क्या रीजंस थे या क्यों इंग्लिश जो है वो इंडिया आए थे और वो क्या चाहते थे और उन्होंने क्या क्या ऐसे इनिशियल स्टेप्स लिए स्टार्टिंग में जो कि बाद में उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हुए इंडिया में अपना जो बिजनेस था उसको स्टैब्लिश करने के लिए या जो उनका पावर था उसको स्टैब्लिश करने के लिए। सो हमने अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था कि कैसे कैसे पोर्तुगीज सबसे पहले इंडिया आए, उसके बाद डच इंडिया आए, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, क्या क्या उन्होंने टैक्टिक्स अपनाए इंडिया के ऊपर अपना होल्ड जमाने के लिए, और क्या क्या रीजंस थे कि उन दोनों एम्पायर्स का डिक्लाइन हुआ इंडिया में। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि इंग्लिश ने कैसे कैसे अपना एम्पायर बिल्ड किया। So before moving on to our lesson, I must tell you there are 4 epic batches which are going on for full year for UPSC CSE on Unacademy. It starts from 1st June, so you can join them. They are very eminent teachers. They will guide you. They will guide you in a focused way for your preparation for other subjects as well. Okay, so you can get a extra 10% discount by using this code SimpleYT. And there is also an academy championship going on. It is a all India free mock test for UPSC CSE prelims 2020. It is for free. You can enroll for free. So it is on 7th June. So I will suggest that please sit for this exam so that you can get a ground reality that where do you stand right now for your CSE prelims 2020, so that you can prepare accordingly. So let us get started with the lesson. So as the knowledge grew of the high profits earned by Portuguese in Eastern India, English also wanted a share. तो जैसे ही इंग्लिश को पता चला कि जो पोर्तुगीज़ है या जो डच हैं उन्होंने ईस्ट साइड में आके इतना ट्रेड किया है और इतना प्रॉफिट कमाया है, तो इंग्लिश ऑल्सो वांटेड कि वो आए ईस्ट में और ट्रेड करे और अपना जो शेयर है प्रॉफिट का, मतलब बेसिकली अपना प्रॉफिट गेन करे। कि हर कोई चाहता है कि दूसरों को देख के कि ये कर रहा है ऐसे तो हम भी करते हैं, हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस वाज देयर मेन मोटो। एवरी यूरोपियन वांटेड टू कम टू इंडिया और ईस्ट साइड टू गेन मोर प्रॉफिट। सो ऑन दिसंबर 1600 क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी उन्होंने एक चार्टर इशू किया विच एक्चुअली गिव द एक्सक्लूसिव राइट of trading to the company named Governor and Company of Merchants of London for the trading into the East Indies। के ईस्ट इंडीज में उनको एक राइट मिल गया इस कंपनी को कि वो एक्सक्लूसिवली जाके ट्रेड कर सकती है। सो एज डच वर ऑलरेडी कंसंट्रेटिंग मोर ऑन ईस्ट इंडीज, द इंग्लिश टर्न टू इंडिया। सो एज यू ऑल नो जो डच थे वो ऑलरेडी जो इंडोनेशिया था उसके ऊपर अपना पावर जमा चुके थे, तो इंग्लिश अपने इनिशियल ईयर्स में नहीं चाहते थे कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा करे। तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है हम इंडोनेशिया को बाद में देखेंगे, पहले हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सो कैप्टन हॉकिंग्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1609 but failed to set up a factory at Surat and left back in 1611. So Captain Hawkins was the first English European who arrived in the court of Jahangir in 1609. अब आप सोचिए ये जो टाइम है, ये सब जो चल रहा है, ये जहांगीर का टाइम था, ठीक है, जब जहांगीर एम्परर थे इंडिया के, मुगल एम्परर थे इंडिया के। सो जो कैप्टन हॉकिंग्स थे ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश जो इंडिया आए थे, बट ही एक्चुअली फेल्ड इन द नेगोशिएशंस विद जहांगीर टू सेट अप अ फैक्ट्री एट सूरत। बट उन्होंने जहांगीर को काफ़ी इंप्रेस किया था, तो जहांगीर ने उनको अपने कोर्ट में रख लिया था। बट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस के, जैसे शिफ्ट फ्रॉम द पोर्तुगीज़ के, मतलब पोर्तुगीज़ जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो इंग्लिश हैं वो इंडिया में आके ट्रेड करे, तो वो हमेशा रेजिस्ट करते रहते थे, जहांगीर के कान भरते रहते थे कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, ये मत करो। तो इस वजह से कैप्टन हॉकिंग्स एक ट्रीटी नहीं साइन कर पाए फॉर अ फैक्ट्री सेटअप एट सूरत एंड ही लेफ्ट बैक इन 1611। So it was 1612 that Captain Thomas Best defeated the Portuguese in the Sea of Surat, by which Jahangir got impressed and granted permission to English to establish a factory at Surat under Thomas Aldworth. So basically 1612 में जो थॉमस बेस्ट थे, कैप्टन थॉमस बेस्ट, उन्होंने क्या किया था, सी में पोर्तुगीज पावर को हरा दिया था। पोर्तुगीज ने जो कुछ इंग्लिश शिप्स थे उनको कैप्चर कर लिया था, तो थॉमस बेस्ट ने उनसे लड़ाई की और वो लड़ाई जीती, जिस चीज़ से जहांगीर इम्प्रेस हुए और उन्होंने इंग्लिश को परमिशन ग्रांट कर दी कि आप सूरत में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हो अंडर थॉमस वॉल्डवर्थ, ठीक है। फिर इन लेटर ईयर्स इन 1616 दे ऑल्सो established their factory in Masulipatam.
Also remember the name of the ship of Captain Thomas Best was Red Dragon, और Captain Hawkins की जो ship थी उसका नाम था Hector. Sir Thomas Roe came as an ambassador of James I to the court of Jahangir. He secured a number of privileges, including permission to set up factory at Agra. Okay, so this is very clear कि जो Thomas Roe थे वो आए India as a ambassador of James I, and he actually concluded many treaties with Jahangir, and he actually got a permission to set up a factory at Agra. So Agra was the capital of that time, the Mughal capital of that time. तो आप सोचिए अगर उन्हें एक परमिशन मिल गई है कि वो कैपिटल में अपनी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो अपने आप में कितनी बड़ी बात थी. ऑल्सो इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में स्टार्टिंग से झगड़ा था, लेकिन उनका जो झगड़ा था इट केम टू एन एंड व्हेन द किंग ऑफ पोर्तुगल गिफ्टेड बॉम्बे टू चार्ल्स टू. सो जो किंग ऑफ पोर्तुगल की बेटी थी उनकी शादी हुई थी चार्ल्स टू से, तो उन्होंने जो किंग ऑफ पोर्तुगल थे उन्होंने बॉम्बे एज अ गिफ्ट कर दिया था चार्ल्स टू को कि इस एरिया में, बॉम्बे वाले एरिया में जो इंग्लिश थे वो ट्रेड कर सकते थे, एंड जो पोर्तुगल थे वो ट्रेड नहीं करेंगे. लाइक इट वाज काइंड ऑफ अ गिफ्ट एज अ डाउरी. ओके, so they came in peace with the Portuguese here, and they came in peace with the Dutches by withdrawing from trade in Indonesia. ठीक है, so उनके बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, जैसे कि मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया कि अगर जो डचेस हैं उनको इंडोनेशिया में ही ट्रेड करने को मिलेगा, वो इंडिया में ट्रेड नहीं करेंगे, और जो इंग्लिश हैं वो इंडिया में ट्रेड करेंगे, वो इंडोनेशिया से अपने सारे जितने भी क्लेम्स हैं उन्हें वापस ले लेंगे. So their position was improved by Golden Firman issued to them by Sultan of Golconda in 1632. So Sultan of Golconda ने in 1632 एक Golden Firman issue कर दिया था to the English. So it actually improved their position because they do not have to pay certain tolls, taxes and everything. ठीक है, so their trade was improved. Later, Francis Day received a permission from ruler of Chandragiri to build a fortified factory at Madras. So बाद में जो फ्रांसिस डे थे उनको एक परमिशन मिल गई थी फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी कि वो मद्रास में एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री बिल्ड कर सकते हैं. ठीक है, फोर्टिफाइड फैक्ट्री इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग दैट यू कैन फोर्टिफाई योर फैक्ट्री, यू कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द इन्वेजन एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो इट वाज अ वेरी बिग काइंड ऑफ अचीवमेंट फॉर देम, सो विच लेटर बिकेम द फोर्ट सेंट जॉर्ज. तो अब हम उस फोर्ट को, जो फोर्टिफाइड फैक्ट्री थी, उसको सेंट जॉर्ज के नाम से भी जानते हैं. So let us study about their foothold in Bengal, that how did they acquire their position in Bengal, how did they establish their power in Bengal. So Bengal was then a large and rich province in India, advanced in trade and commerce. Bengal naturally appeared an attractive proposition to the profit-seeking English merchants. सो बंगाल, एज यू नो कि बंगाल में बहुत ज़्यादा जो और पावर्स थे, जैसे पोर्तुगीज़ थे, उन्होंने ट्राई किया था बंगाल में कि हुगली में अपना जो उसको हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके फॉर सम पीपल, बट यू नो बंगाल वाज नॉट एक्वायर्ड बाय मैनी trading powers, and it was a very strategical city because वो port city थी, it was also one of the port cities. So actually it appeared like a profit making city to the English merchant, और उन्होंने बंगाल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया. तो शाह शुजा जो थे वो उस टाइम सूबेदार थे ऑफ बंगाल इन 1651. सो शाह शुजा वॉज द सन ऑफ शाहजहां. ठीक है, सो जस्ट इमेजिन कि हम किस टाइम की बात कर रहे हैं. तो शाह शुजा जो थे वो सूबेदार थे, एंड सूबेदार वॉज अ पोजिशन के सूबा, लाइक अ प्रोविंस वॉज गिवन टू जो मुगल्स के जो बच्चे होते थे, जो प्रिंसेस होते थे बेसिकली, या जो हाई ब्यूरोक्रेट्स होते थे, उनको वो सूबा या प्रोविंस दे दिया जाता था, एंड दे यूज टू लुक आफ्टर इट, लाइक एवरीथिंग ऑफ इट. इट वॉज लाइक अ काइंड ऑफ अ प्रोविंस, लाइक अ स्टेट गवर्नमेंट. ओके, so allowed the English to trade in Bengal for an annual payment of rupees 3000. तो शाह सूजा ने जो था वो इंग्लिश को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हो, बट यू हैव टू पे रुपीज 3000 टू अस एनुअली. ठीक है, साल के 3000 रुपये उनको शाह सूजा को पे करने थे. दे इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन बंगाल एट हुगली. उन्होंने सबसे पहले अपनी जो फैक्ट्री थी वो हुगली में लगाई इन 1651, एंड देन एट अदर प्लेसेस लाइक कासिम बाजार, पटना एंड राजमहल. सो दे स्टार्टेड कवरिंग दैट पटना तक का एरिया, लाइक द होल ऑफ द बंगाल. Despite the privileges of Farman, they were often asked to pay tolls by local custom officers at the checkpost. Due to such obstructions again and again, the company wanted to have a
फोर्टिफाइड सेटलमेंट इन हुगली. सो बेसिकली क्या था कि उन लोगों का एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट नहीं था हुगली में. दे जस्ट हैड देयर ट्रेड सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज. सो ऑलवेज इट यूज टू हैपन कि जैसे उनका जो सामान बना, जो उनको सामान लेके जाना यूरोप, वो जाता था चेक पोस्ट पे. जो लोकल ऑफिसर्स होते थे, कस्टम ऑफिसर, वो उनके ऊपर काफ़ी सारे चालान लगा देते थे या टोल्स लगा देते थे. इवन आफ्टर दे हैड द प्रिविलेजेस ऑफ फरमान, तब भी जो उन्हें लोकल टैक्सेस थे वो पे करने पड़ते थे. सो वॉट दे वॉन्टेड वॉज कि टू अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट इन हुगली, के कल को अगर कोई कोई अटैक होता है, कुछ होता है, तो दे कुड कॉन्कर इट. सो बेसिकली दिस वॉज द ऑब्स्ट्रक्शन दे वर फेसिंग अगेन एंड अगेन, कि वो जब बाहर जाते थे या अंदर आ रहे हो स्टेट के, तो उनको बार बार टोल्स एंड टैक्सेस पे करने पड़ते थे. सो इन दिस रिगार्ड विलियम हेजेस, फर्स्ट agent and governor of the Bengal, company in the Bengal, appealed for the redressal of the grievance, but nothing came out of the appeal. So जो विलियम थे, उन्होंने पूछा, मतलब एक रिक्वेस्ट करी कि प्लीज हमें एक फोर्ट बना लेने दीजिए, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया. बेसिकली मुगल्स ने मना कर दिया कि नहीं, आप फोर्टिफाई नहीं कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो बस. सो दिस एक्चुअली ब्रोक इनटू हॉस्टिलिटीज, ठीक है, बिटवीन द इंग्लिश एंड द मुगल्स. सो इस चीज को लेके दोनों के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा शुरू हो गया, मतलब जो उनके रिलेशंस थे वो खराब होने शुरू हो गए. 4 years later, Hooghly was sacked by the Imperial Mughals in 1686. English retaliated by capturing forts of Thana and raiding Hijli in Midnapur. So many wars happened. Okay? They both used to get engaged into fights. So what happened in 1686 was that the Imperial Mughal forces actually captured the Hooghly area. Okay? In retaliation, what English did was they actually captured the forts of Thana and they raided Hijli in Midnapur. ठीक है. However, English were forced to leave Hooghly. But क्या हुआ, English जो थे वो सक्सीड नहीं हो पाए और उनको गवर्नमेंट ने फोर्स किया, बेसिकली मुगल्स ने फोर्स किया कि आप अब यहाँ से चले जाओ. एंड दे वो वेंट टू सेंड टू अ अनहेल्दी लोकेशन, कि उनको ऐसी सिटी में ट्रेड करने भेज दिया कि जहाँ पे कोई स्कोप नहीं था ट्रेड का. बेसिकली कोई भी बस भेज दिया कि चलो यहाँ पे नहीं करोगे अब आप, क्योंकि आपने बिकॉज ऑफ द हॉस्टिलिटीज एंड बिकॉज ऑफ दैट फाइट विच वॉज गोइंग ऑन, तो उनको एक अनहेल्दी लोकेशन पे भेज दिया. लेटर जॉब चार्नोक, अ कंपनी एजेंट, स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद द मुगल्स. He signed a treaty with the Mughals and English returned to Sultanate in August 1690. So जो ये थे जॉब चार्नोक, इन्होंने कंपनी के साथ, मतलब कंपनी की तरफ से नेगोशिएशंस किए मुगल गवर्नमेंट के साथ, ठीक है. उसके बाद कुछ ट्रीटी साइन हुई और मुगल्स ने एग्री किया कि ठीक है, आप सुल्तानोती तक जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप ट्रेड कर लो. बेसिकली जो अनहेल्दी लोकेशन था वहाँ से उठा के उनको इस जगह पे डाल दिया था कि आप यहाँ ट्रेड कर लो. A farman was issued in 1691 permitting the English to continue contentedly their trade in Bengal. So after many negotiations, many talk, in 1691, finally a farman was issued which permitted English to continue contentedly, like to a limit, to their trade in Bengal on payment of rupees 3,000 annually. On rebel by a local zamindar, Shobha Singh, for such permission, the English got the perfect opportunity to have a fortified settlement in Bengal. So what happened was, there was a local zamindar, शोभा सिंह, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का रिटेलिएशन किया, मतलब बेसिकली रिबेल किया कि आपको नहीं परमिशन देना चाहिए उनको बंगाल में ट्रेड करने के लिए, ऑलरेडी ऐसा हो चुका है, झगड़ा हुआ है, उन्होंने ऐसा किया था वैसा किया था करके. तो इंग्लिश एक्चुअली गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो मुगल एम्परर से बात करे कि देखो अब अभी एक आदमी बोल रहा है, कल को 4 आदमी बोलेंगे, फिर हमारे ऊपर अटैक होगा, सो प्लीज ग्रांट अस द परमिशन टू हैव अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट इन बंगाल, कि हम एक अपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है उसके आसपास एक फोर्ट बिल्ड कर ले. So in 1698, the English succeeded in getting the permission to buy the zamindari of the 3 villages of Sultanate, Govindpur and Kalikata. So this was Kalighat. So basically in 1698 they got the zamindari right, कि उनको जमींदारी का राइट मिल गया था 3 विलेजेस का. ये यहाँ पे 3 विलेजेस मेंशन्ड है, ठीक है, फ्रॉम देयर ओनर्स ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 1200 एनुअली. उन्होंने इतना पे किया और उनको इनका जो जमींदारी राइट था वो मिल गया था. The fortified settlement was named Fort William in 1700 and Sir
Charles Eyre was its first president. So in 1700, after 2 years of getting the zamindari right, they actually built a fort. Okay, they fortified their settlement, and that fort came to be the name of Fort William. ठीक है, came out to be the name of Fort William. हम उसे अब फोर्ट विलियम बोलते हैं बेसिकली. और उसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उसका नाम था चार्ल्स आयर. सो what happened during the later period, ठीक है. So this was the initial जो अभी तक हमने बात की, that was till the time of you can say जहांगीर के टाइम तक या फिर शाह सूजा के टाइम तक की बात थी. उसके बाद कुछ बहुत सारे years निकल गए. उसके बाद इन द रीन ऑफ फारूक शियार, जब फारूक शियार जो थे, जब वो मुगल एम्परर बन गए थे, तब इंग्लिश को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई थी. तो इंग्लिश एक्चुअली सिक्योर्ड 3 फेमस फरमान्स फॉर बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद, ठीक है, विच केम टू नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी. तो उनको बंगाल, गुजरात और हैदराबाद को लेके 3 फरमान मिले थे जो बाद में मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के नाम से भी जाने गए, बिकॉज इट गेव द इमेंस पावर to the English in India. So what were those firmans? So in Bengal, imports and exports exempted from custom duties except the annual payment of rupees 3000 a year. So basically बंगाल में उनको क्या क्या राइट्स मिले थे कि imports और exports पे उनको जो ड्यूटी पे करनी पड़ती थी पहले, कस्टम ड्यूटी, वो अब उन्हें पे नहीं करनी पड़ेगी. They just have to pay a sum of rupees 3000 per year to the Mughal government. Company was permitted to issue dastaks for transportation of such goods. Okay, तो वो लोग को दस्तक ग्रांट करने की परमिशन मिल गई थी. Also they were permitted to rent more lands around Calcutta. तो उन्हें कैलकटा के आसपास ज़्यादा जो लैंड था उसको रेंट करने की इजाज़त मिल गई थी, so that they could establish more factories, more forts and everything. What happened in Hyderabad was exemption of duties in trade. Then they only have to pay the prevailing rent only for Gujarat. So ये हुआ था. Okay, I'm sorry, this is Madras. Okay, this is not Gujarat, this was Madras. तो उनको हैदराबाद में भी exemption मिल गया था ड्यूटीज से. In Gujarat also, for an annual payment of rupees 10,000 rupees, the East India Company was exempted from all duties in Surat. So गुजरात में उनको क्या राइट मिला था कि उनको सिर्फ एनुअली 10,000 रुपये पे करने थे और उनको सारी ड्यूटीज जो थी उससे एग्जेम्पशन मिल गया था इन सूरत. It was also decreed that the coins of the company minted at Bombay were to have currency throughout the Mughal Empire. It was also given, like the right was given to the company कि जो उनके coins mint होते थे बॉम्बे में उनको काइंड ऑफ नेशनल करेंसी बना दिया जाए कि दे मस्ट बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द मुगल एम्पायर. ठीक है, सो इट बेसिकली बिकेम द करेंसी ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि जब आपकी करेंसी यूज में आ जाती है तो आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा बिल्ड होता शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल. ओके, सो फाइनली वी हैव गॉट के हमारा पोर्तुगीज़ पूरा हो गया है, हमारा डच पूरा हो गया है, हमारा इंग्लिश के इनिशियल स्टेप्स पूरे हो गए. नाउ वी विल इन नेक्स्ट chapter we will study about the French hold in India, and then we will move forward to the next chapter of the like what was the situation of India when English actually attacked India. कि इंडिया उस टाइम कितना कमज़ोर था जब एक्चुअली जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो हथौड़ा मारा था जिसने इंडियन पॉलिटिकल पावर को तोड़ के रख दिया. So I hope you all have liked the lecture. For the PDF of this lecture, kindly join our Telegram group. उसका जो link है वो आपको description में मिल जाएगा. And if you're unable to find it, then please go to your Telegram and type Simple Concepts UPSC and you will get the group. Please join it. And I will see you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.